Welcome to Economics Learner Point friend. I am Palak and my today's video lecture is on the topic balance of payment. So balance of payment is an accounting statement that provides a systematic record of all the economics transaction between the resident of a country and the rest of the world in a given period of time. सो बैलेंस ऑफ पेमेंट एक अकाउंटिंग स्टेटमेंट है जो कि सिस्टमैटिकली हम रिकॉर्ड करते हैं सारे इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन को रेसिडेंट ऑफ अ कंट्री के बिटवीन द रेसिडेंट ऑफ द कंट्री और द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के बीच में एक गिवन पीरियड ऑफ टाइम के अंतर्गत। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट एक अकाउंटिंग स्टेटमेंट है जिसे हम सिस्टमैटिक वे में रिकॉर्ड करते हैं। उसमें सारे इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस को हम रिकॉर्ड करते हैं किसके बीच में, रेसिडेंट ऑफ अ कंट्री जो कि कंट्री के रेसिडेंट हैं और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। तो आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि हम किसे इंक्लूड करेंगे रेसिडेंट ऑफ द कंट्री। सिटीज़न में हम किसे बोलेंगे कि ये इंडिया का सिटीज़न है या इस किसी भी एक पर्टिकुलर कंट्री का कौन रेसिडेंट है वो उसमें हम क्या इंक्लूड करेंगे। उसमें हम इंडिविजुअल्स को इंक्लूड करेंगे, फर्म को करेंगे, गवर्नमेंट एजेंसी उसी कंट्री के गवर्नमेंट की एजेंसीज़ को इंक्लूड करेंगे और किसे नहीं इंक्लूड करेंगे जो डिप्लोमेटिक स्टाफ होंगे, फॉरेन पर्सनल, मिलिट्री एंड देन टूरिस्ट, माइग्रेटरी वर्कर जो एक जगह से दूसरे जगह माइग्रेट करते हैं उसे नहीं इंक्लूड करेंगे। ब्रांचेस ऑफ फॉरेन कंपनीज इवन दो दे वर्क एंड ऑपरेट विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री, भले ही वो हमारी कंट्री में ऑपरेट कर रहे हों, वर्क कर रहे हों, बट अगर वो ब्रांच है किसी फॉरेन कंपनीज़ की तो हम उसे रेसिडेंट में इंक्लूड नहीं करेंगे। तो हमें पता चल गया कि रेसिडेंट का क्या मतलब है, रेसिडेंट में हम किसे इंक्लूड करेंगे। और अभी हमने देखा कि इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस की हमने बात की इस क्वेश्चन में कि इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस क्या है। तो हम इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस में देख रहे हैं कि अब हम नेक्स्ट में देखते हैं कि इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन में हम क्या क्या चीज़ें इंक्लूड करेंगे और क्या क्या चीज़ें नहीं इंक्लूड करेंगे। तो इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन हमारे वो ट्रांजैक्शंस होते हैं जिसमें हम टाइटलशिप को टाइटल को, ओनरशिप को ट्रांसफ़र करते हैं गुड्स की, सर्विसेज की, मनी की और एसेट्स की। उसमें हम विजिबल आइटम जो हमें दिख रही है, इनविजिबल आइटम्स उसको करते हैं बायलेटरल ट्रांसफ़र जो एक तरफा केवल हो, जैसे कि पेंशन हो गया हमारा, किसी ने हमें गिफ्ट दिया उसके बदले में हमें कुछ ना देना हो, वन साइडेड हो, और कैपिटल ट्रांसफ़र हो। तो ये चार चीज़ें, विजिबल आइटम, इनविजिबल आइटम, यूनिलेटरल ट्रांसफ़र एंड द कैपिटल ट्रांसफ़र, ये चार चीज़ें हम इंक्लूड करते हैं इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन में। सो आपको ये बहुत क्लियर हो गया होगा कि बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या है। बैलेंस ऑफ पेमेंट एक इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस, बैलेंस ऑफ पेमेंट में हम अकाउंटिंग ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं सिस्टमैटिक वे में। इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस हैं वो किसके बीच में, रेसिडेंट ऑफ द कंट्री एंड द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड एक गिवन पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम में। अब हम स्ट्रक्चर देख लेते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट का। बैलेंस ऑफ पेमेंट भी एक डबल एंट्री सिस्टम के अंतर्गत आता है। डबल एंट्री सिस्टम क्या होता है, जिसमें कि दो तरफ इफेक्ट हो, जिसके ट्रांजैक्शन से हमें दो तरफ का इफेक्ट हो। जैसे कि अगर हमने कोई चीज़ परचेज की, मानिए हमने अगर एक प्लांट एंड मशीनरी को परचेज किया तो हमारे पास आया क्या, हमारे पास आई प्लांट एंड मशीनरी। तो एक साइड इफेक्ट हुआ कि फिर हमारे पास एसेट्स आ गए, और एक साइड इफेक्ट हो गया कि जो हमने कैसे लिया होगा उसको कैश देकर ले लिया होगा, तो हमारा जो कैश था वो चला गया। सो इसमें दो साइड इफेक्ट हुआ, डेबिट वॉट कम्स इन एंड क्रेडिट वॉट गोज आउट। तो इसका दो जगह इफेक्ट हुआ, इसी को हम डबल एंट्री सिस्टम बोलते हैं। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट भी एक डबल एंट्री सिस्टम के अंतर्गत आता है। फिर लाइक अ टिपिकल बिजनेस अकाउंट, बैलेंस ऑफ पेमेंट हैज़ ऑल्सो द टू साइड्स। जैसे मैंने बताया कि दो साइड्स हैं, डेबिट साइड, ऑल आउटफ्लो और यूजेज ऑफ फॉरेन एक्सचेंज आर रिकॉर्डेड, सारे आउटपुट और सारे यूजेस को हम रिकॉर्ड करते हैं यहाँ पर। क्रेडिट साइड में सारे आउटफ्लो को हम रिकॉर्ड करते हैं एंड क्रेडिट में हम सारे इनफ्लो को रिकॉर्ड करते हैं। सोर्स ऑफ फॉरेन एक्सचेंज आर रिकॉर्डेड, कहाँ से फॉरेन एक्सचेंज आया, इनफ्लो कहाँ से हुआ, अंदर कहाँ से आया, वो हम रिकॉर्ड करते हैं क्रेडिट में, और बाहर क्या गया वो हम रिकॉर्ड करते हैं डेबिट साइड में। तो इन इकोनॉमिक सेंस बैलेंस ऑफ पेमेंट नीड टू बी बैलेंस। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट हमेशा बैलेंस होना चाहिए। इट मीन्स दैट द क्रेडिट एंड डेबिट साइड बोथ आर इक्वल। तो जब दोनों साइड इक्वल होगा तभी तो बैलेंस होगा। तो इन्होंने कहा कि जो सारे रिसिप्ट्स हैं या सारे पेमेंट हैं वो दोनों जब इक्वल होंगे तो बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है वो हमारा बैलेंस होगा। और सरप्लस कब होगा बैलेंस ऑफ पेमेंट, बैलेंस ऑफ पेमेंट हमारा सरप्लस होगा जब हमारे पास रिसिप्ट्स ज़्यादा होंगी एज कंपैरिजन टू द पेमेंट। हमें रिसिप्ट ज़्यादा मिली होंगी एज कंपैरिजन टू द पेमेंट। एंड आउटफ्लो और डेफिसिट कब होगा हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट, जब हमारा पेमेंट ज़्यादा होगा एज कंपैरिजन टू द
रिसिप्ट, मतलब रिसिप्ट हमारी कम होगी। और ये कैसा कंसेप्ट है, ये भी हमारा फ्लो कंसेप्ट है, एज इट इज रिलेटेड टू द गिवन पीरियड ऑफ टाइम, क्योंकि ये गिवन पीरियड ऑफ टाइम से रिलेटेड है, तो ये भी एक फ्लो कंसेप्ट है। तो आशा करते हैं कि आपको बैलेंस ऑफ पेमेंट अच्छे से समझ में आया होगा। नाउ द सेकेंड टॉपिक इज बैलेंस ऑफ ट्रेड। तो बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या है हमारा, बैलेंस ऑफ ट्रेड रिफर टू द डिफरेंस बिटवीन द अमाउंट ऑफ एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट ऑफ विजिबल आइटम। इसमें हम क्या करते हैं, केवल विजिबल आइटम, वो आइटम जो हमें दिखती हैं, उनके डिफरेंस का, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के डिफरेंस को ही हम बैलेंस ऑफ ट्रेड बोलते हैं। तो बैलेंस ऑफ ट्रेड refers to the difference between the amount of export and the import of visible item। विजिबल आइटम के एक्सपोर्ट को इम्पोर्ट से जब हम माइनस कर देंगे, ये ज़रूरी नहीं है कि बैलेंस ऑफ ट्रेड हमारा बैलेंस ही होगा। बैलेंस ऑन ट्रेड क्या है कि बैलेंस ऑफ ट्रेड नीड नॉट बैलेंस इटसेल्फ, ज़रूरी नहीं है कि वो बैलेंस होगा। इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट एक्सपोर्ट ऑफ गुड इज़ ऑलवेज इक्वल टू इम्पोर्ट ऑफ गुड। ये ज़रूरी तो नहीं है कि जो हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं वो हमेशा इक्वल होगा इम्पोर्ट के। एंड बैलेंस ऑफ ट्रेड बैलेंस कब होगा, जब दोनों साइड हमारा इक्वल हो जाएगा, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट दोनों इक्वल होगा। ये हमारा फेवरेबल भी हो सकता है और अनफेवरेबल, मतलब डेफिशिएंट या सरप्लस भी हो सकता है। कंपोनेंट ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट, बैलेंस ऑफ पेमेंट के हमारे क्या कंपोनेंट्स हैं कि बैलेंस ऑफ पेमेंट में एक करंट अकाउंट है एंड एक हमारा कैपिटल अकाउंट है। सो फर्स्ट हम एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं कि बैलेंस ऑफ पेमेंट में है हमारा एक है करंट अकाउंट। तो करंट अकाउंट रिफर टू एन अकाउंट विच रिकॉर्ड ऑल द ट्रांजैक्शन रिलेटिंग टू द एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एंड यूनिलेटरल ट्रांसफर ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट में हमने देखा कि बैलेंस ऑफ पेमेंट का जो कंपोनेंट है करंट अकाउंट, उसका क्या मतलब है कि करंट अकाउंट रिफर टू द अकाउंट विच रिकॉर्ड ऑल द ट्रांजेक्शन रिलेटिंग टू एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट। इसमें हम वो सारे ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते हैं जो कि रिलेटेड है हमारे एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट के सारे गुड एंड सर्विसेज एंड यूनिलेटरल ट्रांसफ़र। यूनिलेटरल ट्रांसफ़र मैंने आपको बताया था, जो एक तरफा ट्रांजैक्शन हो हमारा, एक तरफा हमारा ट्रांसफ़र हो। जैसे कि हमने गवर्नमेंट पेंशन देती है, तो पेंशन के बदले में तो कुछ नहीं मिलता ना, सर्विस तो देती नहीं है। जिसको पेंशन मिला उसने सर्विस नहीं दी, केवल उसको पेंशन मिला, तो वो एक तरफा हो गया। किसी ने हमें गिफ्ट दिया तो वो एक तरफा हो गया। फॉरेन से हमें गिफ्ट मिला, वो एक तरफा है। तो ये यूनिलेटरल ट्रांसफ़र में आता है। तो इसमें क्या है, एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट को हम एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट को रिकॉर्ड करते हैं, क्या, गुड और सर्विसेज और यूनिलेटरल ट्रांसफर एक गिवन पीरियड ऑफ टाइम के अंतर्गत। फिर हम कह रहे हैं कि उसके कंपोनेंट क्या है कि एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट ऑफ गुड्स, एक्सपोर्ट ऑफ इम्पोर्ट ऑफ सर्विसेज, यूनिलेटरल और रिक्वायर ट्रांसफर टू एंड फ्रॉम अब्रॉड, और इनकम रिसिप्ट एंड पेमेंट टू एंड फ्रॉम अब्रॉड। जो इनकम हमें, इनकम रिसिप्ट या इनकम पेमेंट हमें करनी है अब्रॉड को, वो। फिर हम बात करते हैं कि करंट अकाउंट शो द नेट इनकम। करंट अकाउंट ही हमारी शो करती है नेट इनकम। वो हम देखते हैं कि कैसे। करंट अकाउंट शोज एक्चुअल ट्रांजैक्शन ऑफ गुड एंड सर्विसेज विच इफेक्ट द इनकम, आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट ऑफ अ कंट्री। सो इट shows the net income generated in the foreign sector। बोला कि जो करंट अकाउंट है वो हमारा शो करता है एक्चुअल ट्रांजैक्शन, गुड एंड सर्विसेज का जो ट्रांजैक्शन है वो एक्चुअल ट्रांजैक्शन हम यहीं पे शो करता है करंट अकाउंट में, विच इफेक्ट द इनकम ऑफ इनकम, आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट ऑफ अ कंट्री। और ये इफेक्ट कर देता है इनकम, आउटपुट और एम्प्लॉयमेंट को। इट शोज द नेट इनकम जनरेटेड इन द फॉरेन सेक्टर। यही हमारा शो करता है कि नेट इनकम कितनी जनरेट हुई है हमारी फॉरेन सेक्टर से। ये पूरा फॉरेन सेक्टर से रिलेटेड है ये कंसेप्ट, कि जो करंट अकाउंट है वही हमारा एक्चुअल नेट इनकम शो करता है रिलेटेड टू फॉरेन इनकम, फॉरेन सेक्टर से, कि इसमें ही हम एक्चुअली रिकॉर्ड करते हैं सारे ट्रांजैक्शन को गुड एंड सर्विसेज के, जो कि इनकम, आउटपुट और एम्प्लॉयमेंट को इफेक्ट करता है। बैलेंस ऑन करंट अकाउंट, ये भी वही है कि बैलेंस है कि नहीं है करंट अकाउंट में। कि बैलेंस होगा तो क्या होगा कि सारे रिसिप्ट जो होंगे एक्सपोर्ट ऑफ गुड एंड सर्विसेज के एंड यूनिलेटरल रिसिप्ट होंगे, वो एंटर होते हैं क्रेडिट साइड में, मतलब पॉजिटिव साइड में, और सारे पेमेंट, गुड सर्विसेज और यूनिलेटरल पेमेंट जो होंगे वो डेबिट साइड में, मतलब नेगेटिव साइड में वो रिकॉर्ड होंगे। और द नेट वैल्यू ऑफ क्रेडिट एंड डेबिट इज द बैलेंस ऑन करंट अकाउंट। सरप्लस कब होगा, अगर दोनों साइड बराबर है हमारे पेमेंट और रिसिप्ट के, तो बैलेंस हो गया। सरप्लस होगा जब हमारा करंट अकाउंट अराइजेस व्हेन क्रेडिट आइटम्स आर मोर। जब क्रेडिट आइटम्स हमारे ज़्यादा होंगे डेबिट आइटम्स के,
तो ये हमारा सरप्लस है, इट इंडिकेट नेट इनफ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। डेबिट साइड में जब हम डेफिसिट फाइनेंस की बात कर रहे होंगे तो उसमें डेबिट आइटम जो होंगे वो ज़्यादा होंगे क्रेडिट से, तो हम बोल देंगे कि डेफिसिट है हमारा। नाउ द नेक्स्ट इज capital account. So capital account of balance of payment record all the transaction between the resident of a country and the rest of the world which cause a change in the asset and liability of the resident of a country or its government. तो जो हमारा कैपिटल अकाउंट है वो हम उसमें भी हम बैलेंस ऑफ पेमेंट के सारे ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं जो रेसिडेंट ऑफ अ कंट्री और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड है विच कॉज द चेंज इन एसेट एंड लाइबिलिटी ऑफ द रेसिडेंट ऑफ अ कंट्री एंड इट गवर्नमेंट, जो कि चेंज कर रहा है केवल एसेट और लाइबिलिटी की। तो कैपिटल अकाउंट में हम वो ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं जो कि एसेट और लाइबिलिटी को चेंज करता है रेसिडेंट ऑफ अ कंट्री और उसके गवर्नमेंट को। तो इसके कंपोनेंट क्या है? बोरोइंग एंड लेंडिंग टू एंड फ्रॉम गवर्नमेंट। अगर हमने अगर अब्रॉड से उधार लिया है या फिर उधार दिया है, लोन दे रखा है या लोन ले रखा है, वो हम रिकॉर्ड करते हैं कैपिटल अकाउंट में। इन्वेस्टमेंट अगर हमने किया है या फॉरेन ने हमारे कंट्री में इन्वेस्ट किया है तो वो हम रिकॉर्ड करते हैं। और एक्सचेंज, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में अगर कोई चेंजेस हुए हैं तो हम वो रिकॉर्ड करते हैं। तो अब कैपिटल अकाउंट का भी बैलेंस होना ज़रूरी है। द ट्रांजेक्शन विच लीड टू इनफ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज आर रिकॉर्डेड ऑन क्रेडिट। जो इनफ्लो है वो हम क्रेडिट पॉजिटिव साइड करेंगे जो, और आउटफ्लो है सेम कंसेप्ट है जो अकाउंट्स में हमारा कंसेप्ट होता है, वो हम डेबिट साइड में शो करेंगे। जो आउटफ्लो होगा वो डेबिट में करेंगे और इनफ्लो होगा वो हम क्रेडिट में रिकॉर्ड करते हैं। और दोनों साइड अगर इक्वल हो रहा होगा तो ये बैलेंस है कैपिटल अकाउंट का, और बैलेंस नहीं होगा तो हमारा क्रेडिट साइड के आइटम अगर ज़्यादा होंगे तो सरप्लस है, और क्रेडिट साइड के आइटम अगर कम होंगे तो ये हमारा डेफिसिट है। फिर बैलेंस ऑफ पेमेंट वर्सेस बैलेंस ऑन करंट अकाउंट। तो बैलेंस ऑन करंट अकाउंट एंड बैलेंस ऑन कैपिटल अकाउंट आर इंटर रिलेटेड। ये दोनों हमारे इंटर रिलेटेड है कि अगर एक का डेफिसिट दूसरे के सरप्लस से कवर कर ले, सेटल डाउन कर ले, कि अगर डेफिसिट है हमारा करंट अकाउंट में मस्ट बी सेटल बाय द सरप्लस ऑफ कैपिटल अकाउंट। अगर हमारा करंट अकाउंट में डेफिसिट है तो वो डेफिसिट हमारा अगर कैपिटल में सरप्लस है तो उससे सेटल्ड बाय कर ले, और अगर सरप्लस है हमारा करंट अकाउंट में मस्ट बी मैच बाय द डेफिसिट ऑफ द कैपिटल अकाउंट, तो वो उससे जाके सेटल कर लेगा, सेम थिंग। फिर एक हमारा नेक्स्ट नया कंसेप्ट है ये ऑटोनॉमस एंड एकोमोडेटिंग आइटम्स। तो ऑटोनॉमस आइटम रिफर्स टू दोज इंटरनेशनल इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन विच टेक प्लेस ड्यू टू सम इकोनॉमिक मोटिव सच एज प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। तो इसका जो मेन मोटिव है, ऑटोनॉमस आइटम का जो मेन मोटिव है वो होता है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन का। ये इंटरनेशनल इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन हम रिकॉर्ड करते हैं विच टेक प्लेस ड्यू टू सम इकोनॉमिक मोटिव। क्या मोटिव होता है उसका? कि प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन मोटिव होता है, कि प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करने के मोटिव को जो हम इंटरनेशनल इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन जो टेक प्लेस हो रहा है उसी को हम ऑटोनॉमस आइटम बोलते हैं। ऑटोनॉमस ट्रांजैक्शन आर इंडिपेंडेंट ऑफ द स्टेट ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट। वो इंडिपेंडेंट है बैलेंस ऑफ पेमेंट के अकाउंट पे। ऑन द करेंट अकाउंट मर्चेंडिस एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट ऑफ गुड आर ऑटोनॉमस ट्रांजैक्शन। तो ऑटोनॉमस ट्रांजैक्शन क्या है? करंट अकाउंट में मर्चेंडिस को अगर एक्सपोर्ट इम्पोर्ट किया है गुड्स का, वो ऑटोनॉमस ट्रांजैक्शन है। कैपिटल अकाउंट में वो सारे रिसिप्ट या रीपेमेंट हमें करने हो लॉन्ग टर्म लोन का, प्राइवेट इंडिविजुअल आर द ऑटोनॉमस ट्रांजैक्शन। तो हमारे ऑन द करेंट अकाउंट मर्चेंडिस एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट टू गुड आर ऑटोनॉमस ट्रांजैक्शन, and on the capital account receipt and repayment of long term loan by private individual are autonomous transactions. Accommodating item क्या है भाई? Accommodating item refers to the transaction that are undertaken to cover deficit or surplus in autonomous transaction, that is such transaction are determined by net consequences of autonomous transaction. तो autonomous एकोमोडेटिंग आइटम हमारे वो ट्रांजैक्शन है जो कि अंडरटेक करते हैं, कवर करता है डेफिसिट और सरप्लस ऑटोनॉमस ट्रांजैक्शन को। जो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के लिए हम ट्रांजैक्शन कर रहे हैं उसमें अगर डेफिसिट और या फिर सरप्लस है तो उसको कवर करता है हमारा एकोमोडेटिंग आइटम। सच ट्रांजैक्शन आर डिटरमाइंड बाय नेट consequences of autonomous transaction. Accommodating transaction are compensating capital transaction which are meant to correct the disequilibrium in autonomous item of balance of payment.
Accommodating transaction are compensating capital transaction. वो compensating capital transaction है which are meant to correct the disequilibrium in, मतलब autonomous transaction में जो disequilibrium हो गया मतलब या तो deficit हो गया या तो surplus हो गया, तो उसको cover करने के लिए accommodating items का use किया जाता है. तो deficit क्या है हमारा, this is the last topic. तो deficit या डिसइक्विलिब्रियम इन बैलेंस ऑफ पेमेंट की हम बात कर लेते हैं कि डिसइक्विलिब्रियम इन बैलेंस ऑफ पेमेंट ऑफ कंट्री मे बी आइदर इन द फॉर्म ऑफ डेफिसिट और सरप्लस. और सरप्लस हुआ तब तो भाई कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, अच्छी बात है कि सरप्लस हो रहा है हमारा. लेकिन अगर डेफिसिट हो गया तो डेफिसिट अराइजेज व्हेन टोटल इनफ्लो ऑफ account of autonomous transaction are less than total outflow of account of such transaction. On the other hand, if total inflow on account of autonomous transaction exceed to total outflow and account of such transaction, then the surplus and balance of payment arises. ये हम अभी तुरंत पढ़ के आ रहे हैं कि अगर हमारा इनफ्लोज, अगर हमारा डेफिसिट है तो हमारे लिए प्रॉब्लमेटिक है, लेकिन अगर सरप्लस है तो फिर नॉट पोज सच ऑफ द प्रॉब्लम, मच ऑफ द प्रॉब्लम. लेकिन अगर डेफिसिट है तो प्रॉब्लम है और सरप्लस है तो नहीं है प्रॉब्लम. तो डेफिसिट क्या होता है हमारा, डेफिसिट होता है हमारा कि जब हमारा जो डेबिट साइड है वो ज़्यादा है क्रेडिट साइड से, या हम बोल ले जो आउटफ्लो है हमारा वो ज़्यादा है इनफ्लो से, तो वो डेफिसिट है. और जिसमें इनफ्लो ज़्यादा होगा आउटफ्लो से तो वो होगा हमारा सरप्लस. सो दिस इज़ इट. सो थैंक यू फॉर लिसनिंग मी, and if you like my video then please subscribe our channel, comment below if any doubt, if you have any type of query then please comment below. Thank you, have a good day ahead.